नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम में से कई लोगों की जिंदगी को कहीं न कहीं छूता है। चिंता, यानी कि एंग्जाइटी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, चिंता विकार, लक्षण और उपचार। तो आज हम इसी के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कब ये आम सी लगने वाली चिंता एक बड़ी परेशानी बन जाती है। जिसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। हाँ, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें और देखें कि इस जानकारी का हमारे लिए मतलब क्या है। बिल्कुल। हम सबने कभी ना कभी चिंता महसूस की है ना, कोई इम्तिहान हो या जरूरी मीटिंग। हाँ, इंटरव्यू से पहले। हाँ, या कोई जरूरी फैसला लेना हो, थोड़ी घबराहट होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, बल्कि मुझे लगता है ये जरूरी भी है। हाँ, वो तो है। ये हमें थोड़ा अलर्ट रखता है, चीजों के लिए तैयार करता है। सही कहा। लेकिन सोचिए, अगर ये चिंता इतनी बढ़ जाए, मतलब रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल लगने लगे, जब ये घबराहट थोड़ी बेवजह सी लगे या काबू से बाहर महसूस हो, शायद यहीं पे बात सामान्य चिंता से आगे बढ़कर चिंता विकार की तरफ जा सकती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सामान्य चिंता और चिंता विकार में यही मुख्य फर्क है। चिंता विकार सिर्फ ज्यादा चिंता करना नहीं है। अच्छा। ये वो मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां हैं जहां डर, घबराहट, बेचैनी, ये भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और लगातार बनी रहती हैं। हाँ, और व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन पर, उसके काम पर, रिश्तों पर बुरा असर डालती हैं। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मन का खेल नहीं है। इसके बाकायदा शारीरिक लक्षण भी होते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, शरीर पर भी इसका असर दिखता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे दिल जोरों से धड़कना या सांस फूलना, पसीना आना, हमारा शरीर इसे एक तरह से खतरे की तरह लेता है। समझ गया। और ये जानना भी जरूरी है कि ये किसी को भी हो सकता है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी भी उम्र में। हाँ, वैसे कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, शायद लगभग दोगुनी। दोगुनी? अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे ये कितना भी परेशान करने वाला क्यों ना लगे, इसका इलाज मौजूद है, लोग बेहतर हो सकते हैं। ये जानना वाकई राहत देता है कि मदद और इलाज उपलब्ध है। तो फिर ये चिंता विकार कितने तरह के होते हैं? मैंने सुना है कि इसके कई प्रकार हैं। हाँ, कई प्रकार हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के जो विशेषज्ञ हैं, वो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड गाइड बुक इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड गाइड बुक? हाँ, उसे DSM-5 कहते हैं। मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, 5वां संस्करण। इसे अमेरिकी मनोरोग एसोसिएशन प्रकाशित करती है। DSM-5, तो इसका क्या महत्व है? ये क्यों जरूरी है? इसका महत्व ये है कि ये दुनिया भर के डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के लिए एक आम भाषा और कसौटी तय करता है। अच्छा। ताकि जब वो किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की बात करें तो सबका मतलब एक ही हो। इससे सही पहचान और इलाज में मदद मिलती है। ओके, तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड रेफरेंस है। हाँ, बिल्कुल। और इसी DSM-5 के मुताबिक चिंता विकारों के कई मुख्य प्रकार हैं। हर एक का अपना अलग अंदाज है, अपनी अलग पहचान। अच्छा, तो चलिए इन प्रकारों को थोड़ा समझते हैं। कौन कौन से हैं ये? हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, GAD जिसे कहते हैं। GAD? हाँ, इसमें व्यक्ति रोजमर्रा की आम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा, लगातार और अवास्तविक चिंता करता रहता है। आम चीजें? जैसे नौकरी, सेहत, पैसे, परिवार, यहाँ तक कि छोटे मोटे काम। ऐसी चिंता जो रुकती ही नहीं। उन्हें लगता है जैसे वो हर वक्त किसी बोझ तले दबे हैं, बहुत अभिभूत महसूस करते हैं। आंकड़ों को देखें तो करीब 3% आबादी इससे प्रभावित होती है। यानी हर छोटी बड़ी बात की जरूरत से ज्यादा फिक्र करना जो काबू में ना आए। हाँ, और ये फिक्र काबू से बाहर महसूस होती है। फिर आता है पैनिक डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को अचानक, मतलब बिना किसी चेतावनी के, तेज घबराहट के दौरे पड़ते हैं। हाँ, जिन्हें पैनिक अटैक कहते हैं। ये इतने ज्यादा तीव्र होते हैं कि कई बार लगता है जैसे दिल का दौरा पड़ रहा है या जान जा रही है। अरे बाप रे। और डर इस बात का भी होता है कि ये अटैक कहीं फिर से ना आ जाए। ये तो काफी डरावना लगता है। क्या ये अक्सर होता है? ये बार बार हो सकता है और अप्रत्याशित होता है, मतलब कभी भी हो सकता है। कुछ लोगों में पैनिक डिसऑर्डर के साथ साथ एगोराफोबिया भी हो जाता है। एगोराफोबिया, ये क्या होता है? एगोराफोबिया में ऐसी जगहों या स्थितियों से बहुत तेज डर लगता है जहां से निकलना मुश्किल लगे या शायद मदद न मिल पाए।
जैसे भीड़ वाली जगह, बस, ट्रेन या कभी-कभी अकेले घर से बाहर जाना भी। खुली जगहें भी हो सकती हैं, बंद जगहें भी। तो ये सिर्फ खुली जगहों का डर नहीं है? नहीं नहीं, ये डर ऐसी किसी भी जगह का हो सकता है जहां व्यक्ति फंसा हुआ महसूस करे। और इसका प्रसार कितना है? आपने बताया पैनिक डिसऑर्डर के साथ होता है ये। हाँ, कभी-कभी साथ होता है। एगोराफोबिया का प्रसार करीब 1.7% लोगों में देखा गया है। और ये डर इतना बढ़ सकता है कि लोग घर से निकलना ही बंद कर देते हैं। बाप रे, जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाती होगी। बिल्कुल। फिर है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया मतलब किसी खास चीज से डर। हाँ, किसी खास चीज या स्थिति से बहुत ज्यादा और अतार्किक डर, जैसे ऊंचाई का डर या किसी जानवर से या इंजेक्शन से या बंद जगहों से। सैकड़ों तरह के फोबिया हो सकते हैं। सैकड़ों? हाँ, और ये सबसे आम चिंता विकारों में से हैं। करीब 12% लोग किसी न किसी स्पेसिफिक फोबिया से जूझते हैं। 12%? ये संख्या तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और फोबिया इसे तब मानते हैं जब ये डर आपके रोजमर्रा के जीवन में रुकावट डालने लगे। मतलब आप उस चीज या स्थिति से बचने के लिए कुछ भी करने लगे। अच्छा, तो ये सिर्फ थोड़ा डर लगना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तीव्र, मतलब अक्षम करने वाला डर हो सकता है। इसके बाद है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी, सामाजिक चिंता। हाँ, जिसे पहले सोशल फोबिया भी कहते थे। इसमें व्यक्ति को सामाजिक स्थितियों में, जैसे पार्टी में, मीटिंग में या लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा डर लगता है। डर किस बात का? इस बात का कि लोग उसे जज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे नापसंद करेंगे। ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला डर है। और ये भी काफी आम है, लगभग 7% आबादी इससे प्रभावित है। तो ऐसे लोग पार्टियों या मीटिंग से बचने की कोशिश करते होंगे फिर? हाँ, अक्सर। या फिर वो इन स्थितियों को बहुत ज्यादा तनाव और घबराहट के साथ झेलते हैं। फिर है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी, अलग होने की चिंता। हाँ, इसमें किसी प्रियजन जिससे लगाव है, उससे अलग होने पर बहुत ज्यादा चिंता और डर महसूस होता है। ना जरूरी है कि ये किशोरों और वयस्कों में भी हो सकता है। किशोरों में करीब 1.6% और वयस्कों में करीब 1.9%। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है? नहीं। और आखिर में एक और है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, ये क्या है? ये एक दिलचस्प स्थिति है जहां बच्चा या कभी-कभी बड़ा भी कुछ खास सामाजिक स्थितियों में बिल्कुल बोल नहीं पाता। बोल नहीं पाता मतलब? मतलब जैसे स्कूल में टीचर से या अजनबियों के सामने एकदम चुप हो जाना, जबकि घर पे या जिन लोगों को वो अच्छी तरह जानता है उनके साथ वो सामान्य रूप से बात करता है। ये कोई बोलने की अक्षमता नहीं है, ये डर या चिंता के कारण होता है। ओह, ये तो काफी अलग है। हाँ, और ये सबसे कम पाया जाने वाला विकार है, 1% से भी कम आबादी में। तो आप देख सकते हैं कि चिंता कितने अलग-अलग रूप ले सकती है। हाँ, बिल्कुल। और कैसे ये जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करती है। ये समझना जरूरी है कि ये सब कोई दिमागी वहम नहीं है, ये वास्तविक स्वास्थ्य स्थितियां हैं। ये जानना वाकई जरूरी है। आपने बीच में PTSD और OCD का भी जिक्र किया था। क्या वो भी चिंता विकारी माने जाते हैं? उनमें चिंता के लक्षण बहुत प्रमुख होते हैं, ये सच है, लेकिन DSM-5 उन्हें अब अलग कैटेगरी में रखता है। अच्छा, अलग क्यों? क्योंकि उनका जो मुख्य पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसी बहुत बुरी दर्दनाक घटना के बाद विकसित होता है, और OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें अनचाहे दखल देने वाले विचार होते हैं जिन्हें ऑब्सेशन कहते हैं। हाँ, ऑब्सेशन। और फिर उन विचारों से होने वाली चिंता को कम करने के लिए कुछ व्यवहार बार बार दोहराए जाते हैं जिन्हें कंपल्शन कहते हैं। समझ गया। तो चिंता दोनों का हिस्सा है पर उनका फोकस अलग है। हाँ, बिल्कुल। तो अब जब हमने प्रकारों को समझ लिया है, थोड़ा लक्षणों की बात करते हैं। आपने शुरू में शारीरिक लक्षणों का जिक्र किया था। ये किस तरह के होते हैं और मानसिक लक्षण क्या हैं? हाँ, लक्षण वैसे तो हर विकार में थोड़े अलग हो सकते हैं, पर कुछ आम पैटर्न जरूर हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मानसिक और शारीरिक। ठीक है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लक्षण दिखाते हैं कि चिंता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह शरीर का एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो शायद जरूरत से ज्यादा या गलत समय पर बज रहा है। अलार्म सिस्टम जो गलत समय पर बज रहा है, ये अच्छी उपमा है। तो मानसिक लक्षण क्या हो सकते हैं? मानसिक लक्षणों में शामिल है बहुत ज्यादा घबराहट,
डर या एक लगातार बनी रहने वाली बेचैनी महसूस करना। हमेशा ऐसा लगना जैसे आप किनारे पर है, बहुत जल्दी चिढ़ जाना। अच्छा। ऐसे बुरे ख्याल या चिंताएं आना जो मन से निकलते ही नहीं, जिन पर काबू करना मुश्किल लगे, ऑब्सेसिव थॉट्स जिन्हें कहते हैं। हाँ। और किसी चीज पर ध्यान लगाने में मुश्किल होना, कंसंट्रेट ना कर पाना। अब सोचिए, अगर ध्यान ही ना लगे तो काम कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी? हाँ, ये तो रोजमर्रा के जीवन को बहुत मुश्किल बना देगा। और शारीरिक लक्षण वो कौन से हैं? शारीरिक लक्षण भी काफी परेशान करने वाले हो सकते हैं, जैसे लगातार थकान महसूस होना या एक अजीब सी बेचैनी जिसे रेस्टलेसनेस कहते हैं। रेस्टलेसनेस? हाँ। दिल का जोर जोर से धड़कना या ऐसा लगना कि धड़कन अनियमित हो गई है। पैल्पिटेशंस। सांस लेने में तकलीफ होना, जैसे सांस छोटी पड़ रही हो। हाँ, ये सुना है। मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द महसूस होना, खासकर गर्दन, कंधे या पीठ में। ये तनाव लगातार बना रह सकता है। अच्छा। हाथ पैर ठंडे पड़ जाना या उनमें पसीना आना, मुंह सूखना। ओके। जी। मिचलाना या पेट में गड़बड़ी महसूस होना, जैसे पेट खराब हो। हाँ। हाथों या पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी महसूस होना। अरे। और नींद की समस्या, या तो नींद आने में बहुत मुश्किल होना या फिर नींद आती है तो बीच बीच में टूट जाती है। इंसोम्निया। ये तो पूरी लिस्ट है। इतने सारे शारीरिक लक्षण। कोई भी आसानी से सोच सकता है कि उसे कोई शारीरिक बीमारी हो गई है। बिल्कुल, और ऐसा होता भी है। कई बार लोग चिंता के इन शारीरिक लक्षणों के कारण ही डॉक्टर के पास जाते हैं जी। और जब जांच में कोई शारीरिक बीमारी नहीं निकलती तब ये समझना जरूरी हो जाता है कि शायद ये चिंता की वजह से है, और तब मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलना बहुत मददगार हो सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि अगर किसी को इनमें से कई लक्षण अक्सर महसूस होते हैं और ये उनकी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं, तो मदद लेना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। चुपचाप सहते रहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है, इसके लिए असरदार इलाज मौजूद हैं। हाँ, और इलाज में आमतौर पर 2 मुख्य चीजें होती हैं, दवाएं और साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब टॉकिंग थेरेपी? हाँ, टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं। कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी दवा और थेरेपी साथ साथ सबसे अच्छा काम करता है। थेरेपी में व्यक्ति चिंता को समझने और उससे निपटने के नए बेहतर तरीके सीखता है। और दवाएं जो हैं वो लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं, ताकि व्यक्ति थेरेपी का बेहतर फायदा उठा सके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सके। तो मतलब साफ है कि समझ और सही मदद से हालत बेहतर हो सकती है। लोग अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटे तो हमने देखा कि चिंता विकार क्या है, ये सामान्य चिंता से कैसे अलग है, और ये सिर्फ घबराहट से कहीं ज्यादा गहरे और जटिल मुद्दे हैं। हाँ। हमने GAD, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, सोशल एंजाइटी जैसे अलग अलग प्रकारों को समझा, ये जाना कि ये कितने आम है। वो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले थे। हाँ, और इनके मानसिक और शारीरिक लक्षण क्या हो सकते हैं, इस पे भी बात की। और सबसे अहम बात, ये इलाज योग्य है, सही मदद से रिकवरी संभव है। ये सारी जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम अपने आसपास, अपने दोस्तों में, परिवार में, साथ काम करने वालों में इन संकेतों को कितनी संवेदनशीलता से पहचानते हैं। सही बात है। क्या हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोग बिना झिझक, बिना शर्मिंदगी महसूस किए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकें? और क्या हम खुद या दूसरों को जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए हिम्मत बढ़ाते हैं? ये सवाल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और ये सब हमें एक और अहम सवाल की तरफ ले जाता है। देखिए, आज की दुनिया कितनी तेज रफ्तार है। हम हमेशा ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, जानकारी की एक तरह से बमबारी है, सोशल मीडिया का दबाव है। हाँ, वो तो है। तो क्या इन सब की वजह से चिंता का जो अनुभव है वो बदल रहा है? क्या आज हम चिंता को पहले से अलग तरह से महसूस कर रहे हैं या उसे व्यक्त कर रहे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और भविष्य में इन बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें किस तरह की नई सोच, नए तरीके या शायद नए इलाजों की जरूरत पड़ेगी?